हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सब कुछ साथ में। जो कोई उठा है उसकी गुड मॉर्निंग, जो कोई जाग रहा है गुड आफ्टरनून, जो एंजॉय कर रहा है गुड इवनिंग। सो वेलकम बैक टू हिमाचल महाभंडारा टोटली फ्री कोर्स फॉर HPAS एग्जाम 2021। सो हम बैंकिंग कवर कर रहे थे सर पिछली क्लास तक। सो हमने यहाँ पे छोड़ा था बेसल नॉर्म्स। सो व्हाट आर बेसल या बाजल एक्चुअली? सो बैंक्स बैंक्स के ऊपर RBI एंड सारी सारी दुनिया की सेंट्रल बैंक्स एक जगह मिलती हैं। दैट दैट इज द बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। सो the all the central banks of the world sit together under the Basel committee or Basel committee on banking supervision, and they create agreements, sir. Agreements for what, sir? They create agreements to ensure that banks and other financial institutions have enough capital to meet their obligations. So we can say these are for capital adequacy norms, या फिर we can say this is for banking safety और financial markets stability, right? So सारे इकट्ठे बैठे वहां पे इन्होंने agreements करी। कहाँ पे है जी ये? This is in Switzerland. Basel is in Switzerland. Obviously, we know that, right? And the secretariat is at Bank for International Settlements. So central banks की central bank माना जा सकता है इसे, but क्योंकि sovereigns हैं, so agreement करेंगे जी, enforce नहीं कर सकते RBI पे कुछ, but agreement कर ली, जो आपने कहा था वो तो करना ही पड़ेगा, है ना? So agreements 3 बार हुई हैं सर आज तक, जिन्हें बेसल 1, बेसल 2 और बेसल 3 बोलते हैं, राइट? और इन एग्रीमेंट्स के तर्ज पे वी हैव फॉर्म्ड आवर ओन लॉज, कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स। व्हाट इज कैपिटल एडिक्वेसी, अभी आगे बात करेंगे, राइट? सो 1974 में कमेटी फॉर्म करी गई थी एंड 1988 में पहले बेसल 1 आए, 1992 में इंडिया ने इंप्लीमेंट करे। बेसल 2 फ्रेमवर्क 2004 में आया, 2007 में इंप्लीमेंट करा इंडिया ने। बेसल 3 2009 एंड 11 में आया एंड इंडिया 2019 से इंप्लीमेंट अभी कर रहा है जी, कंप्लीटली नहीं हुआ है, राइट? सो गोइंग फर्दर जी, बेसल 1 क्या बात कर रहा था? बेसल 1 कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, क्या इन्होंने पब्लिश करा? मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स फॉर बैंक्स। प्लीज डू नॉट फॉरगेट कि बैंक था क्या? सेवर से पैसे लिए, डिपॉजिटर को दिए, बैंक इंटरमीडियरी था। सो इसको भी समझने के लिए ऐसे समझना, बैंक भी एक कंपनी है सर, कंपनी है। कंपनी स्टार्ट होती है तो कुछ कैपिटल आती है। कैपिटल 2 तरीके से आ सकती है, डेट या फिर डेट और इक्विटी, राइट? डेट माने लोन, इक्विटी माने शेयर कैपिटल। पार्टनरशिप नहीं होती, मैं फिर से कहता हूँ भाई, पार्टनरशिप एंड शेयर होल्डिंग आर मच मच मोर डिफरेंट, राइट? सो डेट एंड इक्विटी, राइट? सो डेट और इक्विटी तो इनकी कैपिटल होगी। लेट्स से भी बैंक ने 100 करोड़ रुपए से स्टार्ट करा, 500 करोड़ से, 100 करोड़ से, चलो 100 करोड़ मान लेते हैं। देन जो इनके पास डिपॉजिट आएंगे, डिपॉजिट डिपॉजिट बैंक के लिए क्या होगा? लायबिलिटी, देनदारी वापस करने। दूसरा, जो ये लोन देंगे वो किसी और ने इन्हें वापस करना है, तो बैंक के लिए लोन क्या होगा जी? एसेट, राइट? सो डिपॉजिट एंड लोन्स आर डिपॉजिट्स आर लायबिलिटी, लोन्स आर एसेट्स, बट देयर इज अ सेपरेट कैपिटल एज वेल, राइट? सो सपोज बैंक ने 4% पे लोन, 4% पे डिपॉजिट लिया और 8% पे लोन दिया, तो 4% इन्हें प्रॉफिट हो गया। लेट्स से 100 रुपए का ही लोन था, 100 करोड़ का ही लोन था, सो इन्हें लेट्स से भी 40 करोड़ रुपए प्रॉफिट हो गया। सो ये 40 करोड़ रुपए एज डिविडेंड इसमें जुड़ जाएगा। 40 करोड़ रुपए प्रॉफिट अर्नड है, फिर आप शेयर होल्डर्स को या ब्याजकर्ताओं को दे सकते हो, राइट? सो फिर बैंक की कैपिटल अगर नहीं बांटते हैं तो 140 करोड़ हो जाएगी। बट अगर लोन वाला लेके भाग गया और आपको सेवर को वापस करने पड़ रहे हैं, लेट्स से लोन वाला 40 करोड़ लेके भाग गया, आपके पास 100 करोड़ कैपिटल थी, आपने 40 करोड़ डिपॉजिटर को अपनी कैपिटल से वापस कर दिए, सो कैपिटल कितनी रहेगी? 60 करोड़। या फिर जब बैंक को नुकसान हो गया 1 साल, तो कहां से आएंगे पैसे जी? अपनी कैपिटल से तनख्वाहें दे सकोगे और डिपॉजिटर्स को दे सकोगे, राइट? दैट इज व्हाई कैपिटल इज नेसेसरी for safety of depositors and also the financial institution. Got the idea? That is what basically Basel norms are talking about, कि capital सही रहनी चाहिए, minimum capital तो होनी चाहिए, right? It focused almost entirely on credit risk. Credit risk
जो लोन लेके भाग गया, अगर भाग गया, क्या बात करी थी हमने, पीएनबी पे एसबीआई, एसबीआई पे झाग, भाग मालिया भाग, राइट। सो अगर वो लोन लेके भाग गया, कहां से देंगे डिपॉजिटर का पैसा? कैपिटल से जी। कैपिटल में हमने रिजर्व बना रखे हैं, जो बांट दी अब शेयर होल्डर से थोड़ी वापस लेंगे। सो जो प्रॉफिट कमाते हैं हम उसे तिजोरी में रख लेते हैं, जैसे मम्मियां रखती ना घर में गद्दे के नीचे, देखना मत अब गद्दे जाके, राइट। सो बेजल 1 ने क्रेडिट रिस्क पे फोकस किया एक्सक्लूसिवली, बेजल 2 ने बाकी सारे रिस्क को भी इंक्लूड करने की कोशिश करी, फॉर एग्जांपल दी ऑपरेशनल रिस्क, दी मार्केट रिस्क एक्सेट्रा। उसके बारे में डिटेल में भी बात करेंगे क्या होते हैं, डोंट वरी। एंड बाजल 3, इट वाज अ ग्लोबल वॉलंटरी रेगुलेटरी, वॉलंटरी ऑब्वियसली एग्रीमेंट है। फ्रेमवर्क किस पे जी? बैंक कैपिटल एडोक्वेसी, स्ट्रेस टेस्टिंग एक्सेट्रा, राइट। द मेजर थ्रस्ट एरिया इज इंप्रूवमेंट ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ कैपिटल ऑफ बैंक्स। व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटिटी? तो समझ आ गया जी, 100 करोड़ से 200 करोड़ करो, क्वांटिटी बढ़ गई। What do you mean by quality of capital? Since you guys are not commenting, so I would want you to comment this. What in the world do you mean by quality of capital? क्या मतलब भाई? नवे नवे नोट लेके आओ, ये मतलब, या कुछ और? प्लीज कमेंट, राइट। So the major thrust area of Basel 3 is improvement of quantity and quality of capital, and under the Basel 3 norms, banks need to have a total capital adequacy ratio of 11.5% against 9% earlier. So 3 pillars हैं जी, Basel 3 has 3 pillars, please इसे ध्यान रखना। Enhanced minimum capital, enhanced supervisory review कि भाई साहब बार बार इंस्पेक्शन भी करो, जो हमने पीछे बात करी थी, एंड एनहांस रिस्क डिस्क्लोजर एंड मार्केट डिसिप्लिन। सो कैपिटल के लिए, सुपरविजन के लिए, एंड रिस्क डिस्क्लोजर के लिए या ट्रांसपेरेंसी के लिए, राइट, मार्केट डिसिप्लिन, दीज आर दी 3 पिलर्स, राइट। गोइंग अहेड, Basel 3 norms cover 3 risks. क्रेडिट रिस्क, जो लोन लेके भाग गया अगर। मार्केट रिस्क का क्या मतलब? एसएलआर में या बैंक ने कहीं पे भी अपने डिपॉजिट्स को इन्वेस्ट करा था, लेट्स से बैंक ने म्यूचुअल फंड खरीद लिए थोड़े से, या बैंक ने कोई सिक्योरिटीज खरीद ली, सो अब ये म्यूचुअल फंड डूब भी तो सकते हैं, या एसएलआर में भी तो थोड़ा मिनिमम 0% ही मानते हैं, बट फिर भी कई बार क्रेडिट रिस्क हो सकता है ना इसमें भी, सॉरी डिफॉल्ट रिस्क हो सकता है ना इसमें भी। सो मार्केट रिस्क इज जो बैंक ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है अपनी। क्रेडिट रिस्क क्या था? जो लोन दे रखा है। मार्केट रिस्क जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो फेलियर हो सकता है। ऑपरेशनल रिस्क जो नीरव मोदी भाई साहब ने करके दिखाया कि बैंक के एम्प्लॉय से ही सेटिंग कर ली, तो एम्प्लॉय ने मिल मिला के फ्रॉड कर दिया बैंक के साथ। सो ऑपरेशनल रिस्क इसकी सिक्योरिटी चोरी होगी, डाका पड़ गया, या आपके खुद के एम्प्लॉयज ने फ्रॉड कर दिया, राइट। सो 3 तरीके के मेजर रिस्क होते हैं, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क, राइट। सो गोइंग अहेड, capital adequacy norms. What is capital adequacy? We should first know this. So capital, to absorb the risk mentioned above, banks need to have adequate capital. It is set at certain level as capital adequacy ratio होना चाहिए, रेशियो की जगह, which is same as capital to risk weighted assets. So general studies के लिए capital adequacy ratio and capital to risk weighted ratio, assets ratio is same. So assets क्या थे जी बैंक के? हमने बात करा assets थे, हमने पहले बात करी है loans. So let's say, अब समझते हैं इसको, कार रेशियो को, CRAR को। लेट्स से भी बैंक ने 100 रुपए का लोन दिया है टोटल, ये 100 रुपए में 30 रुपए तो दिए जी लेट्स से सरकार को SLR के थ्रू, इसका रिस्क कितना हुआ? 0%। देन लेट्स से जी 20 रुपए तो दिए इन्होंने बहुत बड़े और ट्रस्टेड बिजनेसमैन टाटा जी को, सो लेट्स से इनका रिस्क मान लेते हैं भागने का कितना है? 5%। फिर एक लोन दिया इन्होंने कि भाई स्मॉल इन्वेस्टर को जो स्पेकुलेट भी करता है, सो स्मॉल इन्वेस्टर को इन्होंने दे दिए जी 30, 20, 50 हो गए थे, तो 30 रुपए इन्होंने स्मॉल इन्वेस्टर को दिए, अच्छा इंटरेस्ट रेट ले रहे थे, सो इन पे लेट्स से रिस्क हो गया 20%। देन 80 में से 20 रह गए, सो 20 रुपए दिए इन्होंने अगेन प्रायोरिटी सेक्टर में। जस्ट एन एग्जांपल, ये मत बोलना सर 40% देने होते हैं,
सो यहाँ पे प्रायोरिटी सेक्टर में गरीब लोग हैं ज्यादा, तो हो सकता है वो ना दे पाए। सो 20% इसका भी रिस्क हो गया। सो 100 रुपए पे रिस्क कितना हुआ, 30 रुपए पे 0। यहाँ 20 रुपए पे 5%, वट इज 5% ऑफ 20 रुपए, 1 रुपीज। देन स्मॉल इन्वेस्टर 30 रुपए पे 20%, 20% ऑफ 30 रुपए इज 6 रुपीज, राइट। देन 20 रुपए का 20%, दैट इज 4 रुपीज। सो 4, 6, 10 and 11. So for giving this 100 rupees loan, what is the capital, minimum capital which the bank is supposed to have? 11 rupees, right? And what does this 11.5%, 10.5% means? कि जितना आपने लोन दिया 11 रुपए अगर कैपिटल होनी चाहिए, रिस्क अवेटेड अकॉर्डिंग टू द रिस्क अवॉर्डेड। सो पहले लेट्स से इस 11 को 100 मान लेते हैं। सो पहले हमें 9 रुपए रखनी थी कैपिटल इसके पीछे, अब हमें 11.5 रुपए रखनी है। सो लोन देने के लिए हमें रिस्क के हिसाब से उस लोन के बैंक को कैपिटल मेंटेन करनी होती है, जिसे हम बोलते हैं CAR। ये कैपिटल क्यों मेंटेन करनी है कि डिपॉजिटर्स को पैसा भी तो वापस करना है, राइट। सो दैट इज द आइडिया। आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड दिस। और RBI हमेशा बेजल नॉर्म से कुछ हायर रखता है, बिकॉज वी बिलीव इन मच मोर सेफर बैंक्स। हमेशा थोड़ा सा पॉइंट परसेंटेज हायर रखते हैं। अगर बेजल नॉर्म्स कह रहा है 8% रखो CAR, तो हम अपनी बैंक्स को कहते हैं 9 रखो, राइट। सो वी कीप इट अ लिटिल बिट हायर। एंड अंडर बेजल 3 a counter cyclical capital buffer is prescribed, which is keep aside capital that can be used when the cycle turns down. So cycle क्या होता है जी, ऐसे चलता है ना, बूम रिसेशन बूम रिसेशन बूम रिसेशन। तो जब नीचे जा रही होगी अपने साइकिल, तो वो जो कैपिटल आपने रखी है वो इसको काउंटर करने के लिए, इसे वापस लाने के लिए, वी कैन यूज इट एज काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर। प्लीज रिमेंबर दिस टर्म कि बेजल 3 में काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर की बात करी गई है, राइट। एंड बेजल 3 नॉर्म्स होने थे March 31, 2019 से सर, इसके लिए टाइम दिया गया, कोरोना आ गया तो और ज्यादा डिलेड टाइम दे दिया गया, राइट। एंड व्हाट डू यू मीन बाय दिस, कैपिटल कंजर्वेशन बफर? आई टोल्ड यू अर्लियर एज वेल, राइट। सो 2.5% कैपिटल कंजर्वेशन बफर रखना है। और ये Tier 1 Tier 2 कैपिटल क्या होता है मैं समझाऊंगा। दिस इज नॉट टायर, दिस इज टीयर, राइट। सो गोइंग अहेड, राइट ऑफ, राइट डाउन एंड हेयर कट, बाल कटवाते हैं जी। सो बैंक ने दिया जी 100 रुपए लोन। अब 100 रुपए लोन देने वाला बंदा भाग गया। 2 केसेस में दिया था जी। पहला 100 रुपया जो दिया था वो बंदा तो बिल्कुल ही भाग गया, अनसिक्योर्ड लोन था तो हमें मिला 0 वापस। दूसरा बंदा तो भाग गया बट उसका मकान हमने गिरवी रखा लिया था, सो हमें उसके मकान से 60 रुपए मिल गए। सो हमें नुकसान कितना हुआ, 40, राइट। 60 रुपए मिल गए, 40 नुकसान हुआ। सो लॉस इन बोथ केसेस, 100 इन फर्स्ट केस एंड 40 इन सेकेंड केस। सो हेयर कट का क्या मतलब हुआ, जहां पे हमें 100 रुपए आने थे वहां पे 60 रुपए आए। सो ये जो 40 रुपए हुए दैट इज हेयर कट। मतलब जो रिकवरी होनी थी और जो रिकवरी होनी चाहिए थी, जितनी एक्चुअल रिकवरी थी 100 रुपए, हुई 60 रुपए। सो 40 रुपए का हेयर कट माना गया, मतलब कट बिटवीन द actual amount and the recovered amount, right? And what is a write down and write off? जब पहले हमारे केस में क्या हुआ था, 100 रुपए में कुछ नहीं मिला, राइट। सो जब कुछ नहीं मिला तो दैट इज राइट ऑफ। जब 60 रुपए मिल गए तो राइट डाउन, मतलब 40 का नुकसान, जो 100 रुपए का आपका एसेट था वो 60 रुपए का हो गया, राइट डाउन, right? So write off is 0 recovery, write down is some recovery, haircut is the difference between actual amount which was to be recovered and what is actually recovered, right? I hope you got the idea. So going further, TBS challenge, twin balance sheet problem या twin balance sheet challenge जो इकोनॉमिक सर्वे में आया था, बड़ा सिंपल सी बात है। सो बैंक्स ने लोन दिए बिजनेसेस को, कॉर्पोरेट्स को, और ये हुआ क्या जी, 2008 से पहले तक इकोनॉमी बूम करी जा रही थी, ग्लोबल इकोनॉमी बूम कर रही थी। बट एकदम से रिसेशन, जिसे हम ग्रेट रिसेशन मानते हैं 2008 वाला, यूएस से जो फ्यूल्ड था, उसकी बात भी करेंगे। सो सारी इकोनॉमियों ने, तब तक बिजनेसेस क्या कर रहे थे, लोन ले ही जा रहे थे, दे वर वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक।
बट एकदम से रिसेशन आने करके क्या हुआ, डिमांड्स कम हो गई, दुनिया में डिमांड कम हो गई। सो डिमांड कम होने से क्या हुआ, बिकॉज डिमांड नहीं हो रही तो सेल नहीं हो रही, सेल नहीं हो रही तो अब बेचारे लोन कैसे वापस करें। सो बैंकों ने दिए लोन बिजनेसेस को, और बिजनेसेस की सेल नहीं हो रही तो बिजनेसेस लोन वापस नहीं कर पा रहे। सो बिजनेसेस के पास क्या हुआ जी, वीक बैलेंस शीट हो गई, क्योंकि बिजनेस के लिए तो लोन एक लाइबिलिटी है। सो इनकी लाइबिलिटीज बढ़ गई, एसेट कम हो गए क्योंकि सेल नहीं हो रही। और बैंक्स में क्या हुआ, लोन वापस नहीं हुए तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ गए। सो इनकी भी बैलेंस शीट वीक हो गई। बैलेंस शीट होता है कि लास्ट साल के लास्ट में वो बराबर करते हैं ना, क्या आया क्या गया, अकाउंट्स वाले लोग समझते होंगे, है ना। सो दोनों की बैलेंस शीट वीक हो गई, दोनों की, इधर एनपीए बढ़ गए इधर लाइबिलिटीज बढ़ गई। सो दैट वाज कॉल्ड ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। सो व्हाट वाज इट, लोन दिया बैंक्स ने, वापस नहीं कर पाए कॉर्पोरेट, सो इनके पास बढ़ गए एनपीए, इनके पास बढ़ गए liabilities. So now there were problems. So how to solve this was what the economic survey said. जो हम देख पा रहे हैं ना आजकल, that insolvency and banking code, this para, ये पारा की बात करते हैं, कौन सा पारा है, asset reconstruction company, all those debt recovery tribunals, NCLAT, all those are actually meant at solving the twin balance sheet problem as well as the Chakravyuh challenge. Chakravyuh challenge क्या है वो आगे बताऊंगा, don't worry. Right? So what is this para? Para is Public Sector Asset Rehabilitation Agency. ये इन्होंने बोला कि एक ही एजेंसी बना दो पारा, ये एक्चुअली लोन का अगेन कबाड़ी वाला है जी। कबाड़ी वाला मीन्स व्हाट, कि जो लोन खराब हो गए वो इसे खरीद के ले जाएगा, ये स्पेशलिस्ट होगा रिकवरी में, राइट। सो बैड बैंक बनाने की बात करी, बैड बैंक क्या लेगा, बैड लोन्स को खरीदेगा। एंड फिर एक पीजे नायक कमेटी बनाई गई जी, ये याद रखना है, आरबीआई ने सेटअप करी। क्या सजेस्ट करा इन्होंने, गवर्नमेंट शुड रिड्यूस इट्स होल्डिंग इन पीएसबीज, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, पीएसबी टू बिलो 50%। क्यों करना चाहिए जी ऐसा, बिकॉज पीएसबी में सबसे ज्यादा एनपीए थे, क्योंकि हमने बात करी थी पीएनबी पे एसबीआई, एसबीआई पे झाग, सो भाग मालिया भाग। सो बाय द वे यार, भाग मालिया भाग से एक ग्रेट मैन भी याद आ जाता है, nowhere at all corrupt, he just passed away recently, very sadly यार, great 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 athlete मिल्खा साहब, मिल्खा सिंह साहब passed away and that was very sad। इस पैंडेमिक ने ग्रेटनेस को भी नहीं बख्शा। सो प्लीज आप लोग सेफ रहें प्लीज, राइट। सो कमिंग बैक टू द स्टडी मटेरियल, सो बेसिकली इन्होंने कहा है जी अपनी होल्डिंग कम करो, एफिशिएंसी आएगी, और बोर्ड अपॉइंटमेंट्स बनाओ। बैंक बोर्ड्स ब्यूरो बनाया ना, पीजे नायक के कहने पे बनाया गया, राइट। फिक्स टर्म ऑफ 5 years फॉर चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। फिक्स टर्म कर दो, ऐसे नहीं कि खाला जी का घर है जो मर्जी जैसे मर्जी करी जाए, राइट। देन इंद्रधनुष प्लान जी, बेसिकली इसमें अम्ब्रेला, अम्ब्रेला नहीं सॉरी, रेनबो के रंग से इंद्रधनुष प्लान इंस्पायर्ड है। एंड इसमें कर क्या रहे हैं जी, 7 पॉइंट प्लान है। अपॉइंटमेंट एक तो प्रोफेशनल करो, बैंक बोर्ड्स ब्यूरो लेके आओ जो सीएमडी वगैरह सिलेक्ट करेंगे। कैपिटलाइजेशन करो, डी स्ट्रेसिंग करो। डी स्ट्रेसिंग मीन्स कि जो स्ट्रेस्ड एसेट है उनको कम करो जी, पारा को बेच दो। एम्पावरमेंट इज बाय गवर्नमेंट्स नॉन इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट की पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम करो, अकाउंटेबिलिटी लेके आओ, एंड गवर्नेंस रिस्पॉन्स के लिए ज्ञान सागम संगम चलाओ जी, राइट। इसको ध्यान से पढ़ लेना, कोई समझने वाली खास बात है नहीं, राइट। बैंक बोर्ड्स ब्यूरो ये आ चुका है, यूपीएससी में भी सवाल तो ध्यान दे लेना। ये करेगा क्या, पहले तो ऑटोनॉमस बॉडी है, और रिकमेंडेशंस ऑन अपॉइंटमेंट्स ऑफ हेड ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, हेड्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स की रिकमेंडेशंस करेगा किसको अपॉइंट करना चाहिए, राइट। सिलेक्शन कमिटी टाइप होगी। एंड हेल्पिंग विद बैंक्स डेवलपिंग देयर स्ट्रेटजीज एंड रेजिंग कैपिटल, एंड रिकमेंडेशन ऑन पीएसबी कंसोलिडेशन सर, राइट। सो पीएसबी की कंसोलिडेशन, पब्लिक सेक्टर बैंक्स की कंसोलिडेशन कराएंगे, right sir। So a committee set up by RBI to review the governance of bank boards headed by PJ Nayak suggested the formulation of bureau। प्लीज याद रखना, पीजे नायक साहब ने बोला था, जो हमने पहले भी बात करी, राइट जी। सो गोइंग अहेड, डिफरेंशिएटेड बैंकिंग। अब इसका क्या मतलब है कि अलग अलग तरीके के बैंक्स बनाओ, एक तो यूनिवर्सल बैंक, एक पेमेंट्स बैंक, एक स्मॉल फाइनेंस बैंक,
ऐसे डिफरेंट तरीके के बैंक बनाओ जो अपने अपने कार्य में, अपने अपने काम में एक्सपर्ट्स, राइट? सो इट मींस three different types of banks with different aims, sir. Just a minute, sorry. 3 different types of banks with different types of aims, different types of clients and modes of working. And the क्यों ऐसा कर रहे हैं जी? because every bank would have its own specialization. और ये रिकमेंड करने वाला बंदा कौन था जी? जो पिछली वीडियो में मैंने आपसे पूछा था, किसी ने कमेंट थोड़ा सा गलत करा था. The actual answer written over here is, and this is the correct answer, नचिकेत मोर कमिटी ने बोला था. पहले नरसिम्हन साहब ने भी बोला था, बट जो अभी पेमेंट्स बैंक वगैरह वगैरह बनी है, ये नचिकेत मोर साहब ने बोला था कि ऐसी बैंक्स बनाओ जी. सो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. एंड पीडीएफ आप सब लोगों को दे दिए गए हैं. जिसको ना मिले हों, आई हैव रिपीटेडली गिवन द नंबर, प्लीज लीव अ व्हाट्सएप. So thank you so much again.